हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम टॉक शोज को आयोजित करते हैं। इस श्रृंखला में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं श्री संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, स्वागत है आपका इस शो पर। थैंक यू सर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। श्री संजय शर्मा एक जाना पहचाना नाम है पत्रकारिता की दुनिया में। लखनऊ से निकलने वाले 4 PM के संपादक हैं और राजनीति की गहन पकड़ है, सूक्ष्म पकड़ है। कहा जाए तो उसकी जो असली नब्ज जो टटोलने का काम होता है वो संजय शर्मा जी करते आए हैं। खास तौर से उत्तर भारत की पॉलिटिक्स हो या दक्षिण भारत की हो, सबके ऊपर इनकी पकड़ बहुत बेहतरीन है। फिलहाल बात केंद्रित रखेंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर और थोड़ा उत्तराखंड पे, क्योंकि चुनाव सामने हैं और चुनावों की पृष्ठभूमि को नजर में रखते हुए संजय शर्मा जी, उत्तर प्रदेश गर्मा रहा है। धीरे धीरे गर्माहट आ रही है। उसकी गर्माहट यहाँ मुझे महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रही है, मुंबई के अंदर भी। और महसूस हो रहा है कि कुछ कंपन उठ रहे हैं। क्या होने जा रहा है और क्या दशा दिशा होगी? महाराष्ट्र का भी रोल रहेगा आपका उत्तर प्रदेश में। शिवसेना भी चाहेगी कि इस बार जो भाजपा ने हमले महाराष्ट्र में किए हैं तो उसका जवाब वो उत्तर प्रदेश में आके देगा। और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से गर्म हो चुका है, जी। क्योंकि माना ये जा रहा है मोटा मोटा कि दिसंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जी। तो 3-4 महीने बचे हैं। आज से विधानसभा की शुरुआत हुई है और पहला दिन ही बहुत हंगामेदार रहा है। किसानों का मुद्दा, बढ़ती हुई महंगाई को मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह वो अपनी अंदरूनी लड़ाई से निपटे। जी। दरअसल पिछले दिनों में जितना दिल्ली दरबार और यूपी दरबार की झगड़े के किस्से आम हो गए, जी। उसने उसने कहीं न कहीं ये परेशानी पैदा कर दी है कि लोग कहने लगे हैं कि योगी जी की टीम के करीबी लोग खास तौर से इसका ज़िक्र करने लगे कि अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जी। जैसा हो। जी। तो नरेंद्र मोदी जो अमित शाह जी की राजनीति रही है, अभी तक उन्होंने अपना विकल्प पैदा नहीं होने दिया। जी। तो यही कारण है पिछले 6 महीनों में विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये लोग आपस में ही इतना लड़ते रहे। अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम जगह मुख्यमंत्री जी, योगी जी आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात अमित शाह जी ने कह दी, जेपी नड्डा जी ने कह दी, मोदी जी ने कह दी, लेकिन योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जी। तो एक भी नेता ये नहीं कह रहा कि भई आप प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और योगी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी। तो ज़ाहिर है अभी भारतीय जनता पार्टी में अंदर भी कुछ खींचतान चल रही है। उसके सामने चुनौती है कि किस तरह वो अगला रिपीट करे सरकार को। और सबसे बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में ये होने जा रहा है कि ये चुनाव जातियों पे भी बहुत आधारित हो गया है। जी। गाँव-गाँव में संदेश चला गया है कि ये ऊँची जातियों की सरकार है, खासतौर से ठाकरों की सरकार है। जी। तो जो पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित जातियाँ हैं, उनके अंदर इस बात को लेके बहुत गुस्सा है कि 2017 में जब चुनाव हो रहा था तो योगी जी का पोस्टर नहीं था, केशव मौर्य का पोस्टर था। जी। और केशव मौर्य की जो दुर्गति 4.5 साल में हुई है, उतनी तो शायद किसी विपक्ष के नेता की भी नहीं होगी। जी। उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी गई, उनके ठेकों को जो वो डिपार्टमेंट है, उनके ठेकों की जाँच करा दी गई। और जनरल ब्यूरोक्रेट तक अगर आप केशव मौर्य किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो उससे भाग जाते थे। तो एक डिप्टी सीएम होके भी इतनी दुर्गति बनी रहे, तो ये सब मुद्दे भी हैं बीजेपी को, जिसमें फेस करना है, पिछड़ों को समझाना है कि भई ऐसी बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी जाति से वो धर्म पे शिफ्ट हो जाए। जी। किसी तरह हिंदू मुसलमान हो जाए, भारत पाकिस्तान हो जाए, गाय गंगा पीपल हो जाए। तो इसकी कोशिशें चल रही हैं। धर्मांतरण का मुद्दा चला, दाढ़ी मुद्दा चला, हिंदू मुसलमान मुद्दा चला, आज देवबंद में एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। पूरा फोकस ये है कि किसी भी तरह से, अब जो कल तालिबान वहाँ पे आ गए हैं, लेकिन चीटिंग गरमाइट यहाँ पे हो रही है। अब ये कोई पूछ नहीं रहा कि भारत ने निवेश कर रखा है हज़ारों सैकड़ों करोड़ों का जी। काबुल में, तो उस पे तो बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ लड़ाई सिर्फ ये है कि अगर जाति का मुद्दा चल गया, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान बहुत हो जाएगा, और धर्म का मुद्दा चल गया तो बीजेपी को फायदा बहुत हो जाएगा। इन दोनों की लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में। क्या शर्मा जी, ऐसा नहीं है कि धर्म की अगर लड़ाई को ज्यादा आगे ले जाएं तो कहीं ना कहीं तालिबान से आता हुआ खतरा जो है कश्मीर में और बाकी जगह, वो थोड़ा सा विपरीत प्रभावित कर सकता है उत्तर प्रदेश में? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कोरोना का कहर नहीं होता ना, तो शायद धर्म का मुद्दा चल जाता। जी। लेकिन कोरोना की जिस तरह से बदइंतजामी हुई उत्तर प्रदेश में, उसने सारे मुद्दे पीछे छोड़ दिए हैं। ऐसा कोई गाँव नहीं मिलेगा। बीजेपी के एक एक्स एमएलए हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्होंने मुझसे बताया, मेरे शो में बताया कि ऐसा कोई गाँव नहीं है जिसमें 10 से ज़्यादा लोग मरे नहीं हो। 1 लाख जी। गाँव हैं, यानी 10 लाख जी। मौतें। जी। बीजेपी का एक्स एमएलए कह रहा है।
तो दैट मीन्स कि कोरोना ने बहुत कहर ढाया है। और उससे सबसे ज्यादा खराब बात है, सरकार लगातार झूठ बोल रही थी। जी, ऑक्सीजन से लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, लाइन लगा रहे थे, सरकार कह रही थी ऑक्सीजन की कहाँ कमी है। तो ऐसा लग रहा था कि जले पे नमक छिड़क रही हो। रोज शाम को प्रेस में उठाया जाता था कि भाई अस्पताल उपलब्ध हैं, दवाएं उपलब्ध हैं, और हाहाकार मचा हुआ था बोरा जी उत्तर प्रदेश में। लाशों के ढेर इतने लग गए थे कि जहां जी, लाशें जलाई जा रही थी वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई। जो मीडिया लिखने की हिम्मत कर रहा था उनको धमकाने की कोशिश शुरू हो गई कि जी, आप कहीं सच मत दिखा दो। पूरे देश में अगर कहीं, पूरी दुनिया में कहीं भारत की बदनामी हुई है तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। प्रयागराज में, उन्नाव में गंगा के किनारे लाशें बहती हुई नजर आ रही थी। जी, तो बहुत शर्मनाक रवैया था। और जो मुख्यमंत्री ने टीम 9, टीम 11 अफसरों की टीम बनाई थी, उसमें ना कोई डॉक्टर था, ना कोई डिप्टी सीएम थे। वो ब्यूरोक्रेट जो थे ना, वो पूरी तरह, आप अदरवाइज नहीं दीजिएगा, आप भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन इस सरकार को ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरह चंगुल में ले लिया। ये आम विधायकों का मानना है। एक जी, विधायक का बेटा ऑक्सीजन की कमी से मर गया। वो जी, विधायक 5 महीने से घूम रहा है, अपने बेटे की एफआईआर नहीं दिखा पा रहा। जी, तो विधायकों का रोष है कि पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी की ने कब्जे में ले रही है। और यही कारण रहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, अपनी ही सरकार के खिलाफ 150 से ज्यादा विधायक पिछली बार धरने पे बैठ गए विधानसभा के अंदर। जी, तो सरकार को इन सब से जूझना है और बहुत मुश्किल है कि आप कोरोना की बद इंतजामी का फेस कर दें तो गांव-गांव जाके आप कहेंगे नहीं देखो वो हिंदू मुसलमान हो गया, वो भारत पाकिस्तान हो गया, वो तालिबान आ गए। अब तालिबान काबुल में आ गए, लेकिन आप तो यहाँ पे ही तालिबान का रोल अदा कर दे रहे हैं। जी। यहीं पे लोगों में आतंक पैदा कर देना, यहीं लोगों में दूरियां पैदा कर दे रहे हैं। तो इन सब मुद्दों की चर्चा होने लगी है गाँव में। तो एक बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है अब इस बार एक प्लेटफ़ॉर्म। मुद्दा और भी होता है कि हम भारतीय चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हुँ, हमें लंबे समय तक याद रखने की आदत नहीं है, क्योंकि कोई नया मुद्दा आया तो पिछली सारी विभीषिकाओं को हमें भूलने की आदत सी पड़ी हुई है। हुँ, बंगाल का जब चुनाव हुआ था तब विभीषिकाएं ताजी ताजी थी, हुँ, लेकिन हुँ, जब तक अगला फरवरी आएगा तो लोग हुँ। भूलकर किसी नए डिस्कोर्स पे जा चुके होंगे। बिल्कुल और सही। जो लॉसेस उन्होंने सहे हैं, अक्सर ये मेरा भी अनुभव रहा है कि लोगों को यहाँ ज्यादा याद ना रखने की आदत है। क्या लोग हाँ। कोरोना काल की विभीषिका को तब तक जीवित रख पाएंगे मन में? बोला जी अगर यार ये जो लाइन आप कह रहे हैं कि लोग भूल जाते हैं, ये लाइन कॉमन बात है और लोग कहते भी हैं, लोग जनता बड़ी जल्दी भूल जाती है। लेकिन मुझे लगता है जनता वो मुद्दे भूल जाती है जो सीधे उसके उसकी जिंदगी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। यहाँ किसी का पिता मरा है, यहाँ किसी का भाई मरा है, यहाँ किसी की पत्नी मरी है, यहाँ किसी का पड़ोसी मरा है। जब मौत अपने घर पर होती है तो उसको जिंदगी भर नहीं भूला जाता। जी, जब पिता के लिए बेटी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूम रही थी, पिता तड़प तड़प के मर रहा था। जब माँ की हाथों में बेटा मर रहा था, जब पड़ोस वाले घर में सिलेंडर नहीं था, लोग तड़प तड़प रहे थे। ये वो पहली बार मंजर है जब सरकार की बदइंतजामी लोगों ने झेली, अपनी जिंदगियों पे झेली, अपने परिवार के ऊपर झेली। जी, तो जब अपने परिवार पे आपदा आती है वरा जी, तो मैं बिल्कुल यकीन के तौर पे कह सकता हूँ वो भूल ही नहीं जाती। और कोई आपदा ऐसी हो जिसमें ये लगे कि आ गई, कुछ नियंत्रण नहीं था, उस समय सरकार झूठ बोल रही हो। आप सोचें किसी माँ का बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहा है, वो टेम्पो में, ऑटो में बैठा हुआ है और सरकार का मंत्री मुस्कुराते हुए कह रहा है कि ऑक्सीजन की तो कमी नहीं है कहीं। जी, तो आत्मा तक गुस्से में आ जाती है। मतलब ये लोकतंत्र है, वरना तो किसी देश में ऐसा भी हो सकता है इन बातों पे मंत्री को चौराहे पे खड़े होकर जूते मारने लगे लोग। जी, माँ के हाथ में बच्चा मर रहा है, बेटे के हाथ में बाप मर रहा है और मंत्री कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अस्पतालों में इंजेक्शन है नहीं, दवाएं है नहीं, बेड है नहीं। मंत्री कह रहा है कि बेड पूरे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं बेड पूरे हैं। एक सरकारी प्रेस में उठाया जा रहा है। और बोरा जी, इस कोरोना के आपदा काल में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की खुली लूट मची है। लोग कहते हैं ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार सरकार। मैंने तो कई डिबेट में भी सवाल की कि अगर योगी जी ईमानदार है तो अखिलेश भी ईमान कैसे हो सकते हैं? अगर सही अखिलेश बात के है। टाइम में भी मान लीजिए गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचार कर रहे थे, खनन कर रहे थे, तो अखिलेश तो नहीं कर रहे थे। जी, योगी जी की नाक के नीचे हर महीने में एक बड़ा घोटाला निकलता है। जी, कोई महीना ऐसा नहीं गया जब एक-एक विभाग का भ्रष्टाचार ना आया हो। और बोरा जी, कोरोना काल में मास्क ₹20 का मास्क ₹200 में खरीदा गया। वेंटिलेटर 20 गुने दामों पे खरीदे गए। दवाएँ 30 गुने दामों पे खरीदी गई और जो यहाँ मेडिकल ड्रग कॉर्पोरेशन बना है, उसकी एमडी को सस्पेंड करके जेल भेजने की जगह योगी जी की सरकार ने उसको डीएम बना दिया। तो ईमानदारी का इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है? तो लोग ये भूले नहीं हैं कि हमारे परिवार में लोग मर रहे थे और आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। बिल्कुल हम भी चाहेंगे ना भूलें। और जब तक सच में वो आना चाहिए। वोटिंग जी, करते हैं, बिल्कुल। जब तक बटन दबा रहे हैं वहां पर, तब तक याद रहेगी ईवीएम क्या का परेशानी याद होगी। रखना चाहिए। अगर यूपी को हम ब्रॉडली 3 भागों में बांटते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक सेंट्रल एरिया,
जी जी जी। तो क्या हमारे जो विरोधी दल हैं इस टाइम उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, ये कितने तैयार हैं? ये तो ठीक देखिए, है, चलिए हो सकता है हाँ, बीजेपी थोड़ी बिल्कुल। कमजोर होती नजर आ रही है, पश्चिम यूपी में तो खास तौर से कमजोर नजर आ रही है, पर क्या विरोधी दल तैयार हैं? देखिए वोरा जी, कुछ लोगों ने बड़ा, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट बढ़िया है। हम लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं, तो मीडिया को आप कल्पना करेंगे, 1 साल में 230 करोड़ रुपए विज्ञापन टीवी चैनलों को दे दिया सरकार ने। और जी उस समय उस कोरोना काल में दे दिया गया जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। तो सरकार का एकमात्र उद्देश्य कि अखबारों में नज़र आना चाहिए हम नंबर 1 हैं। पूरी दिल्ली सजा दी गई हम नंबर 1 हैं। लेकिन वोरा जी, मेरे और आपके घरों को तो पता ही है ना आप किस चीज़ में नंबर 1 है। पश्चिमी जी उत्तर प्रदेश एक छत्र राज्य था। आज की तारीख में 4 दिन पहले बीजेपी के विधायक घुसा तो खदेड़ दिया उन लोगों ने। गाड़ी तोड़ दी, मारा, स्याही फेंक दी। बीजेपी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाँव में नहीं जा पा रहे हैं। अब ऐसे में कह रहे हैं साहब विपक्ष कहाँ है? अब से 6 महीने के अंदर पहला चुनाव हुआ पंचायत का, जो गाँव-गाँव में गया, जी जिसमें लोग सीधे वोट डालते हैं। 95 से इलेक्शन शुरू हुए हैं जी और मैंने आज तक नहीं देखा रूलिंग पार्टी की इतनी दुर्गति, इतनी बेइज्जती कभी हुई हो। पंचायत चुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है, हमारे यहाँ भाषा में लठ का चुनाव माना जाता है। जी डीएमएस की बेईमानी करते हैं। जी समाजवादी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल करी। जी रूलिंग पार्टी 200-250 सीटों से पीछे जीत गई। जी अब वो बेइज्जती को फेस कैसे करे, तो उसके लिए वो घर-घर से जिला पंचायत सदस्य उठा-उठा के अध्यक्ष अपना बनवा रही है। लेकिन जो सीधे जनता ने वोट दिया, उसने साफ कर दिया अखिलेश यादव इससे कहीं ऊपर हैं। लेकिन मीडिया अखिलेश यादव को दिखाएगी नहीं, क्योंकि मीडिया दिखाएगी तो फिर वो गोदी मीडिया नहीं रह जाएगी। तो लेकिन सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, कोई एक बोरा जी, कोई एक नीरज जी, कोई एक अजीत अंजुम, कोई एक पुण्य प्रसून वाजपेयी, और इनके फॉलोअर आप देखिए तो हज़ार गुना ज़्यादा है, क्योंकि लग रहा है कि लोग टीवी चलानी अब सोशल प्लेटफ़ॉर्म देखने लगे हैं। उनको पता है कि वहाँ तो 230 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको, साल में हर महीने 5 करोड़ मिलेंगे, तो आपको तो जय हिंद योगी जी कहना है। और जो ये इनके सच दिखा रहा है वोरा जी, वो उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच सेटअप हो जाती है, उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है, उसके पीछे एसटीएफ लगा दी जाती है, उसके दफ्तर पे हमले हो जाते हैं। ये सब भी किया जा रहा है। सच बोलने वालों को मतलब जेल के बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाता है। सच बोले और जेल में जाओ, और झूठ बोलो और हमसे रुपया लो जितना रुपया चाहिए। लेकिन तभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डंके की चोट पे सच बोल रहे हैं, इनके चेहरे सामने ला रहे हैं। तो नतीजे जनता में। और रही विपक्ष की बात, तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत ताकत के साथ मैदान में है। इसलिए मैदान में है कि लोग काम की बात करने लगे। जैसे मैं राजधानी लखनऊ में रहता हूँ, गौरव जी अगर लखनऊ आएंगे, लखनऊ का सीन बदल दिया है अखिलेश यादव सरकार ने। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, एक रिवर फ्रंट है, एक जेपीएनआईसी है, मतलब तमाम चीजें हैं। अब इन सरकार के नेताओं से पूछो लखनऊ में एक काम बता दो जो आपने किया हो। मेट्रो समाजवादी पार्टी सरकार ने चलाई, पुलिस का कंट्रोल रूम, डीजीपी ऑफिस से बंद। आपके पास क्या है? तो वो कहते हैं हमने अयोध्या में दिए जला दिए, जी हमने घाटों की सफाई करा दी। तो अब जनता को तय करना है, आपको बढ़िया अस्पताल चाहिए, आपको मेट्रो चाहिए, आपको स्टेडियम चाहिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चाहिए, या अयोध्या के दिए चाहिए, और फिर कोरोना में मरते हुए लोग चाहिए। तो अगर जनता तो तुलना करेगी तो मेरे ख्याल से लोग कहेंगे कि हमें काम चाहिए। भाई आप कब तक ये हिंदू मुसलमान पे, हम 21वीं सदी में चांद पे जा रहे हैं और आप अभी भी हिंदुस्तान क्या कहते हैं साहब? अरे देखो मुसलमान तो ठीक हो गए। अब जो ठीक होने से क्या हो जाएगा मुसलमानों को, और कैसे ठीक हो गए? आपकी तुष्टीकरण की बातें जो है ना, आप चाहते हो चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का खेल हो जाए, तो मुझे लगता है जनता जागरूक हो गई है, सर फंसती हुई नजर आ नहीं रही। पिछले 3 महीने में बड़े सारे प्रयोग किए गए, धर्मांतरण का मुद्दा चलाया गया। एक हमारे यहाँ पुलिस भी तो बिल्कुल एक्टिव पार्टी पे, ऐसा लगता है पार्टनरशिप में गेम खेल रही है हिंदुस्तान मुसलमान करने के लिए। कहा गया, एक दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, एडीजी था, मैं यहाँ मूछो वाले देखे होंगे आपने, मेरे भी दोस्त हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आतंकवादी पकड़ा है, और उन्होंने शुरू किया ओसामा बिन लादेन अल जवाहिरी। तो मैं भी चौंका, मैं रुका, टीवी खोला मैंने, मुझे लगा अब इसके घर से रॉकेट लॉन्चर मिसाइल मिलेंगे। तो उसके घर में बोला जी इतना बड़ा एक प्रेशर कुकर मिला, और ये कहा कि इस प्रेशर कुकर में वो हॉकिंस का प्रेशर कुकर था, और एक पिस्टल मिली। मैंने माथा पीट लिया, मैं बोल सकता नहीं, वरना कहेंगे आतंकवादी की पैरवी कर रहे हो। हमने ऐसे तमाम आतंकवादियों को 4 साल में छूटते हुए देखा है। ये सब प्रायोजित आतंकवादी जो मुख्यमंत्री को डराने के लिए, जो जनता तक मैसेज कराने के लिए किए जाते हैं, और 4 साल बाद अदालत से रिहा हो जाते हैं। अब हो सकता है ये सच हो, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत होगा, लेकिन इस तरह की चीजें जब बहुत पहले देख चुके होते हैं ना, तो लगता है कि वो फिर अल जवाहिरी आ गए, फिर ओसामा बिन लादेन आ गए, और हत्या के नाम पे एक हॉकिंस का इतना छोटा सा प्रेशर कुकर घर में, और वो भी हाथ में ले जा रहे हैं। मतलब इसमें भी ये सब चीजें ना, ये पत्ते पिट गए हैं। मतलब लोग समझ गए, पढ़े लिखे लोग हैं ना,
और गांव का आदमी भी अब शहर से ज्यादा समझदार हो गया। मेरी रिपोर्टर आज गई थी गांव में, गांव वाले कह रहे हैं कि जी किसकी बात कर रहे हैं, तो पंडित ठाकरों के अलावा सुनती किसकी है। तो बैकवर्ड में दलितों में मैसेज है कि भैया ये ठाकरों की सरकार है, ये पंडितों की सरकार है। तो ये बड़ा भारी होगा कि भैया हो जाएगा। आज इंडिया टुडे का सर्वे आया, उसमें मोदी जी की दिखाया बहुत नीचे चले गए मोदी जी, और योगी जी काफी ऊपर बढ़ गए। अभी 15 दिन पहले इंडिया टुडे को 1 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया, एक फंक्शन कराया उन्होंने, उसमें 1 करोड़ का प्रायोजन है सरकार का। ये भी सबको पता है कि आप 3-3 करोड़ रुपए दे रहे हो, मैगजीन आ जा रही, मैगजीन में योगी जी ऊपर हो जा रहे हो। तो ये सब अब खेल छुपते नहीं, खेल आ गए, पब्लिक में आ गए हैं। तो आप इस तरह की मायावती किस ग्राउंड पे है सर? असल में मायावती जी की गलती ये हो गई, जब राज्यसभा का चुनाव था, विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो उन्होंने ओपन बोल दिया कि अखिलेश यादव को हराने के लिए हमें बीजेपी को किसी भी सीमा तक जाकर सपोर्ट करना होगा, हम करेंगे। तो लोगों को समझ में आ गया कि बहन जी जो है बीजेपी की बी टीम है। तो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो मायावती हो, लोगों को ये इम्पैक्ट चला गया कि ये बीजेपी के संग मिलकर बैटिंग कर रही है। तो पिछली बार एक ये हुआ था कि मुस्लिम वोट बटा था, बहुत सारा बटा था। अब योगी जी बिल्कुल कट्टर उग्र हिंदुत्व का चेहरा है। तो इस बार मुस्लिम वोट मुझे नहीं लग रहा, चाहे ओबीसी आ जाए, ओबीसी के और भी बड़ा कोई कट्टर आदमी आ जाए, मुझे लग रहा है मुस्लिम वोट बहुमत के आधार पर इस पर समाजवादी पार्टी को मिलेगा। यादव वोट भी कटा था पिछली बार, शिवपाल यादव नाराज थे, अलग थे, और मोदी जी ने खुद कहा मैं पिछड़ा जाति का हूँ। तो ये बैकवर्ड का में खासतौर से यादव कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी सपा के साथ है, ये समाजवादी पार्टी का काफी प्लस वोट है। तो मायावती की स्थिति मुझे तो बड़ी हंसी थी। बड़े मजेदार एक मित्र ने कहा, बसपा के नेता रहे हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, बोले इस बार तो रेट बहुत कम आ गया टिकट का। पहले 3-4 करोड़ टिकट मिलते थे, अब कोई 20-25 लाख में लेने वाला नहीं है। तो ये सब बातें भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहती है। बैंक जी का टिकट का रेट कम आ जाए तो शेयर मार्केट कम आ जाता है। मतलब तो आप अब तो बिजनेस के तो जानकार हैं। तो गठबंधन तो कुछ ना कुछ एक बन रहा है, एसपी का, आरएलडी वगैरह रहेंगे उसके अंदर साथ में। आरएलडी रहेंगे, रावण क्या रावण कांग्रेस आ सकती है उसमें? देखिए बोरा जी, मतलब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से मेरी 2 दिन पहले बात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या सीन है संजय भाई। तो मैंने कहा यार कहूंगा तो बुरा मान जाओगे, चाय पिला रहे हो, चाय भी नहीं पिलाओगे। बोले नहीं, आप सब कुछ बताइए। तो मैंने कहा आपकी 10 सीटें भी नहीं आ रही हैं, मतलब आप डबल डबल डिजिट में नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के तो फेस बनाएंगे नहीं। अब अगर मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, मतलब नॉट ए पत्रकार, मतलब एक समीक्षक के रूप में उससे पूछा जाए, तो मुझे लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी 20 सीटें भी दे दे कांग्रेस को, तो कांग्रेस को 20 सीटें लेनी चाहिए, कम से कम 20 में 10 तो जीत जाएंगे। जी, अब पचला सिर्फ 2 ही विधायक आए तो कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो सही बिहार बात लोग है। कह रहे हैं बिहार में ज्यादा सीटें ले रहे और नुकसान ज्यादा हो गया, बीजेपी सरकार बन गई। तो कांग्रेस को सम्मान चाहिए, तो 20 और 25 सीटों में लेकर संतोष कर लेना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आके तो 8-10 कम से कम 2 के आंकड़ों पे तो पहुंच जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस सीट में नहीं है सर। चंद्रशेखर भी आ सकते हैं। चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहने की उम्मीद है, लोक दल के साथ। जी, तो वो एक अलायंस से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनेगा, जिसमें लोक दल होगा, जिसमें चंद्रशेखर होगा। तो वहां पे जाट, गुर्जर, अहेर, अभी 3 दिन पहले जो घटना हुई बीजेपी विधायक की पिटाई वाली, उसके बाद और लामबंद हो गए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है आज की हालत में अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 30 से 40 सीटों का नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। चलिए ठीक है। तो ये हालात उत्तर प्रदेश के, थोड़ा सा एक तबसरा आपका उत्तराखंड पर। और उत्तराखंड में आज खासतौर से कहा जाए तो वैसे तो वहां मुख्यमंत्रियों की कतार लगी रहती है, एक जाता है दूसरा आता दूसरा आया आता है। है। और सुना है ये आम आदमी पार्टी बड़े हाथ पैर मार रही है, और आज उन्होंने कोई कर्नल हाँ अमित जी। पोठियाल को अपना सीएम कैंडिडेट भी, कुछ रोड शो चल रहा था उनका आज देहरादून के अंदर। तो क्या उनका कोई प्रभाव है, या वही फिर कांग्रेस और बीजेपी की स्ट्रेट फाइट होगी? वहां भी क्या प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं देखिए वहां पे पहाड़ों में? केजरीवाल जी का जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि बीजेपी को जितना कमजोर कर दो। उनको लग रहा है कि जिन जिन राज्यों में जा रहे हैं कांग्रेस का वो विकल्प वो बन जा रहे हैं। स्ट्रेटेजी भी यही है कि कांग्रेस का विकल्प बने, बीजेपी वहां कमजोर हो जाए। इस बार भी जो उन्होंने फौजी कार्ड खेला है, कोठियाल साहब की इमेज अच्छी है। और 2 गोली भी आज खास तौर से केजरीवाल ने जिक्र किया कि 2 गोली इनके अंदर है, आज 2 गोली लेके घूम रहे हैं। तो फौजी वोट बहुत वहां है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 8-10 फौजी परिवार न रहता हो। तो केजरीवाल जी ने बड़ा एक सोच समझ के बड़ा रणनीति के तहत ये कार्ड खेला है कि अगर कोठियाल साहब का नाम सामने लाएंगे तो बीजेपी के फौजी वोट बैंक में सेंध लगेगी। जी, तो उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी की रणनीति है वो ये है कि किसी तरह वो फौजी वोट, वो इंटेलेक्चुअल वोट, और जो वहां की बेईमानी से उबे हुए लोग हैं कि बीजेपी बेईमानी करती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस बेईमानी करती है, बीजेपी आती है। तो इन दोनों से जो उबे हुए लोग हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में संजय सिंह ने अभूतपूर्व काम किया, कोई सोच नहीं सकता था। 8 महीने में आके जो योगी जी का एक जो आवरण था
जिसपे कोई सीधा हमला नहीं करता था, उनने आके वो भाषा बोली शुरू की, योगी ठाकुर है, योगी ठाकुर बात करता है, योगी भ्रष्ट है। ये भाषा योगी जी के लिए कोई बोलते नहीं थे। डरते थे कि योगी जी एक पीठाधीश्वर हैं, एक पीठ के वो मालिक हैं, तो उनके भगवा कपड़े के देखे। तो संजय सिंह ने आके डेंट किया, उनको करप्शन से सीधा जोड़ा। तो वो काम बड़ा हिट हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत गाँव-गाँव में आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ता, 5 कार्यकर्ता देखने लगे। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को लोग बड़े हल्के में लेने की गलती कर रहे थे। तो वो आम आदमी पार्टी को पता है कि वो यूपी और उत्तराखंड में सरकार नहीं बनाने जा रही, लेकिन वो चाहती है वो कांग्रेस से कहीं उत्तर प्रदेश में तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अगर सपा से गठबंधन हो गया आम आदमी पार्टी का, जिसकी होने की उम्मीद पूरी हो चुकी है, तो वो कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लेके आ जाए। हो सकता है, हो तो वो सकता है। उनकी वो स्ट्रेटेजी है कि हम गेम का कैसे कहते हैं ना, रायता बिखेरना। हम वो शुद्ध हमारे यहाँ गाँव की भाषा में कहते हैं रायता बिखेर दिया। तो जी। आम आदमी पार्टी रायता बिखेरने की रणनीति पे काम कर रही है। दर्शक मित्रों, ये था एक छोटा सा तबसरा श्री संजय शर्मा जी के द्वारा, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर जल्दी फिर से दोबारा इनसे मुलाकात होगी, तब क्या क्या नए हालात इमर्ज होंगे इनसे पूछेंगे। लेकिन जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें? बोरा जी, ये मेरा मानना ये है कि दर्शकों को, आपके पूरा देश देखता है, हर राज्य के दर्शकों को एक शांत चित्त से ये सोचना चाहिए कि जो नेता आपसे जाति और धर्म की बात करता है, वो आपको ही नुकसान नहीं पहुँचाता, वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुँचाता है। वो आपके बच्चे के रोज़गार को बंद करता है, वो आपके सामाजिक परिवेश को बंद करता है, वो आपके दिमाग में तेजाब भरता है। तो आप अपने दिमाग के तेजाब को इन छोटी-छोटी चीज़ों में मत उलझाइए। आप बात करिए, अस्पतालों की बात करिए, आप स्कूलों की बात करिए, आप बेहतर भविष्य की बात करिए, आप बच्चों की नौकरियों की बात करिए। और वो तिरस्कार करिए, सोशल मीडिया पे तिरस्कार करना शुरू करिए। बहुत बारीकी तरह से व्हाट्सएप फैक्ट्री से आपको तरह-तरह के मैसेज आएँगे, नफ़रत के मैसेज आएँगे। तो इन नफ़रत के मैसेज से देश जितना बाहर जल्दी बाहर आएगा, उतना ही देश अच्छा बनेगा। हिंदू, मुस्लिम यहाँ सब मिल के रहने वाले हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। बिल्कुल सही कहा, और बहुत सुंदर संदेश दिया है दर्शक मित्रों हमारे संजय शर्मा जी ने, और इसको आप सब लोग गांठ बांध के रखिएगा। तो दर्शकों, हम लेंगे आपसे आज्ञा, और संजय शर्मा जी का करेंगे धन्यवाद कि उन्होंने कीमती समय थैंक यू, निकाला, हमारे साथ आए। थैंक यू, और थैंक यू बहुत सो जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।